एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. Let's start with our fourth chapter, that is nutrition in living organism. Now we know that for the survival of living organism or for the survival of any creature, for its development we require nutrition. अब nutrition कहाँ से आता है किसी भी organism के अंदर? From its food. Now do you know what is malnutrition? Malnutrition is basically a disease जो उन लोगों में होती है जो खाना नहीं खाते हैं और वो इतने पतले हो जाते हैं, एंड इट हैपन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड और एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन, और इसीलिए इसे माल न्यूट्रिशन कहा जाता है. जब किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी क्रीचर को या किसी ह्यूमन, इवन इट कैन बी अ ह्यूमन बीइंग, जब उसे प्रॉपर फूड प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल रहा हो तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब बहुत सारी डिजीज के लिए ये कंप्लीटली इम्यून फ्री हो जाता है, उसमें कोई इम्यूनिटी सिस्टम ही नहीं बचता है. वो उस स्टेज को बहुत पतले हो जाते हैं, दे गेट वेरी स्लिम, वेरी 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 थिन, और उस स्टेज को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है. तो obviously we require nutrition for our growth, for our development, for to make sure that all the activities in our body run properly, for our development. तो इन चीज़ों के लिए न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत पड़ती है. अब न्यूट्रिशन को बेसिकली दो तरीकों के न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया गया है. ऑब्वियसली देयर आर कार्बोहाइड्रेट, देयर आर प्रोटीन, देयर आर सम अदर विटामिन्स, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एंड देन देयर आर प्रोटीन. तो इन सबको माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर डिराइव किया गया है. अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जिसकी जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रोटीन, वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमें फैट्स की भी जरूरत पड़ती है अप टू सम एक्सटेंट. तो ये जो चीजें होती है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आती है. व्हेयरएज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द वंस जो हमें बहुत कम क्वांटिटी के अंदर जिसकी हमें जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल जो विटामिन्स होते हैं या जो मिनरल्स होते हैं हमें बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में उनकी जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं. अब न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने का तरीका दो तरीकों का होता है. देयर कैन बी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और देयर कैन बी हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टडी अबाउट द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? Now autotrophs are the living organisms who make their own food. The living organism who do not depend on other living organisms for their food or for the production of their food are known as autotrophs. The biggest example for it, or the best example for this, is plants. Plants do not feed on not all but mostly plants जो होते हैं वो दूसरे organism पे feed नहीं करते हैं. They mostly prepare their own food. How do they prepare their own food? They have chlorophyll in their leaves. Now what is the work of chlorophyll? Chlorophyll जो होता है it absorbs sunlight, और sunlight के presence में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर, मतलब that is the energy, और ऑक्सीजन के अंदर. So ये प्रोसेस होती है during photosynthesis. Now the reaction that takes place is CO2, carbon dioxide or water in presence of sunlight and chlorophyll gives, which is glucose, or you can say energy, and oxygen. Now to balance it, तो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. अब ये रिएक्शन होता है लीफ के अंदर और इससे एनर्जी क्रिएट होती है लीफ के अंदर, और ये ही प्रोसेस है जो ऑटोट्रोप्स यूज करते हैं टू मेक देयर ओन फूड. Now the process that plants use to make its food using obviously sunlight, chlorophyll, carbon dioxide में जिसको convert करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जिसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर, इस टोटल प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के अंदर देखो देयर आर रूट्स,
Roots absorb water and minerals from soil. Now that water is sent from roots to the other parts of the plant. मतलब कि roots से ये हम इसे भेजा जाता है leaves तक. अब leaves के अंदर there is present chloroplasts present. Chloroplasts के अंदर chlorophyll नाम का एक substance होता है. Now the work of chlorophyll is to convert carbon dioxide and water into glucose. अब leaves के अंदर there is another substance that is stomata, which is अब स्टोमाटा का काम होता है, स्टोमाटा जो अपनी ओपन होता है एंड व्हेन स्टोमाटा ओपन्स इट एब्जॉर्ब्स इट इनटेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो इसको मिलते हैं रूट से जो ऊपर की तरफ ट्रांसफर किए जाते हैं, ये दोनों इससे इसकी जो रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वो पूरी होती है. नाउ इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इट कन्वर्ट्स बोथ ऑफ देम इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज दस रिलीज्ड. तो ये होती है फोटोसिंथेसिस की टोटल प्रोसेस. और this is the process via which we get the oxygen firstly, and secondly this is the process via which the plants make their own food. Now let's talk about transport system in plants. Plants में obviously जहाँ भी food produce होगा, so obviously we know that the food in the plant is produced through chlorophyll. अब वो क्लोरोफिल जो होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, सो द फूड इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड इनसाइड द लीफ. अब लीफ से जो होता है वो प्लांट्स को जो फूड होता है इट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. द सेम वे रूट्स इज समथिंग जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है. सो द वाटर एंड मिनरल्स दैट आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रूट्स नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो लीव्स जो होते हैं वो फूड प्रोड्यूस करता है जिसे अपने उसको बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है, whereas रूट्स जो होता है वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से जिसको उसको बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना पड़ता है. नाउ फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के पास दो स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं, दे आर जाइलम एंड फ्लोएम. सो प्लांट्स ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर थ्रू स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम. अब जाइलम ट्रांसफर्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जाइलम जो होता है वो स्पेशली डिजाइंड होता है सो दैट इट कैन ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. रूट से बाकी पार्ट्स के प्लांट के बाकी पार्ट्स तक ये जो वाटर और मिनरल्स है उसको पहुंचाता है. वेराज फ्लोएम जो होता है इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. जो फ्लोएम होता है लीव्स के अंदर जो फूड जनरेट होता है, सिंथेसाइज होता है, उसको ये बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है. तो ये होता है जाइलम और फ्लोएम के फंक्शंस. Now there is a question that is given in the textbook, what is chemosynthesis? Chemosynthesis is basically a process जिसके अंदर animal या whichever organism we are talking about जो जिसके भी बारे में हम बात करें वो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सो इन गैसेस को यूज करके इट प्रोड्यूसेस इट्स फूड. सो द ऑर्गेनिज्म यूजेस दीज गैसेस एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी और उस एनर्जी को वो यूज करता है अपने फूड के प्रोडक्शन के लिए. सो ये अगर सो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड यूजिंग दीज गैसेस विच हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, so the process of making food using these gases is known as chemosynthesis. Now there is another question continuing to that कि which plant produces food via chemosynthesis? So none of the plant produces food via chemosynthesis. There are just a few bacteria जो chemosynthesis को use करते हैं for the production of its food. So none of the plant produces food via chemosynthesis. Only there are some specific bacteria जो chemosynthesis से अपना food produce करते हैं. Now we know that plants को obviously plants needs proteins and carbohydrates. Carbohydrates जो होता है it is made up of carbon, hydrogen and oxygen. Whereas protein is something that is made up of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इनटेक कैसे होता है वी नो दैट, बट नाइट्रोजन की जगह जब बात की जाए तो प्लांट कैन नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो अब उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम की एक प्रोसेस है वो होती है. मतलब कि प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस का इंटेक नहीं कर सकता, ना ही वो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को यूज कर सकता है टू मेक प्रोटीन. सो प्लांट्स बेसिकली दो टाइप के नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेसेस को यूज करता है. One is atmospheric nitrogen fixation and the other one is biological nitrogen fixation. Now let's see what is biological nitrogen fixation. Two different types of microbes can bring about biological fixation. So biological fixation basically microbes के द्वारा की जाती है. Microbes as in microorganisms.
रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन राइजोबियम माइक्रोऑर्गेनिजम्स, मतलब कि रूट, अब लेग्यूमिनस प्लांट मतलब कि स्प्राउटेड, मोस्टली स्प्राउटेड प्लांट्स या फिर पल्सेस, वो जो प्रोटीन रिच चीजें होती है, पल्सेस ले लो, स्प्राउट्स ले लो, या फिर तो उन्हें हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। सो उनकी रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम प्रेजेंट होता है। Rhizobium is a microorganism. They absorb atmospheric nitrogen from the soil and convert it into nitrates and nitrites. अब राइजोबियम का काम होता है कि ये नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करता है, और वो नाइट्रेट या नाइट्राइट प्लांट के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब्स दोज नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट और नाइट्राइट को इट कैन यूज to for the manufacturing of protein, but direct use of nitrogen is not possible for plants. Same way Azotobacter जो होता है वो भी same process करता है। Azotobacter in soil also does the same process, मतलब which process are we talking about? Absorbing the atmospheric nitrogen and transferring and converting it into nitrites or nitrates. तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन ये होता है। देयर इज वन मोर फिक्सेशन, दैट इज एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। अब एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन के वक्त क्या होता है? इट हैपेंस ड्यूरिंग लाइटनिंग मोस्टली। अब लाइटनिंग के वक्त नाइट्रोजन ऑक्साइड, बेसिकली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड विच इज बेसिकली NO। तो NO फॉर्म हो जाता है जब व्हेनेवर लाइटनिंग स्ट्राइक। अब वो NO जो होता है विच इज नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है एयर के अंदर एंड इट फाइनली फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। और इसीलिए जो डायरेक्ट नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और वी कैन यूज दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर द फर्दर production of protein. Even plants can use it directly for their production of protein.